शुरू करने से पहले वही आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि किसी भी माध्यम से अगर आपको हमारी क्लासेस से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है तो ड्यूटी बनती है कि उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को भी पहुंचाएं ताकि वो भी थोड़ा वो जो हमारी वीडियोस देखने से आपको जो फ़ायदा होता है वो उन तक भी पहुंचाया जा सके। अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि से क्या अभिप्राय है और विकास से क्या अभिप्राय है? देखिए, दोनों बातें अगर हम मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहे तो दोनों एक दूसरे से संबंधित लगती हैं, क्योंकि बोला जाता है कि अभिवृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है, विकास के बिना अभिवृद्धि संभव नहीं है। लेकिन ऐसा आज मैं आपको ये टॉपिक जब क्लियर करवाऊंगा तो आप खुद समझेंगे कि अभिवृद्धि के बिना विकास संभव है और विकास के बिना अभिवृद्धि संभव है। कौन सी दृष्टि से? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। तो बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास की। अभिवृद्धि और विकास जो है वो शैशवावस्था से किशोरावस्था तक हम विभिन्न परतों के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं अभिवृद्धि और विकास को परिभाषित कर रहा हूँ। जब परिभाषित करूँगा तो अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभिवृद्धि के बिना विकास संभव है और विकास के बिना अभिवृद्धि संभव है। तो सबसे पहले अभिवृद्धि को लेते हैं। अभिवृद्धि किसे कहते हैं? देखिए, मेरी क्लासेस के दौरान मैं आपको 60 से 65 तक मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं उनके नाम के साथ बताऊंगा। एक दो परिभाषा, एक दो मनोवैज्ञानिक श्योर जो है आपके सीटेट टेस्ट ट्रीट एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले अभिवृद्धि किसे बोलते हैं? अभिवृद्धि से क्या अभिप्राय है? अभिवृद्धि होती किस चीज़ को हम अभिवृद्धि बोलते हैं? वो कौन कौन से तथ्य हैं हमारे शरीर के, वो कौन कौन से परिवर्तन हैं जो अभिवृद्धि को प्रकट करते हैं या जिन परिवर्तनों को अभिवृद्धि द्वारा संबोधित किया जा सकता है? तो सबसे पहले देखिए, अभिवृद्धि कहते हैं किसे हैं? अभिवृद्धि के अंदर एक शब्द लिखता हूं मैं, परिणात्मक परिवर्तन। अब परिणात्मक परिवर्तन से क्या से लगाया जाता है? परिणाम का मतलब रिजल्ट, जिसका प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके, मापा जा सके, तोला जा सके। यानी कहने का अर्थ क्या है? वो शारीरिक परिवर्तन जिनको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, अर्थात उनका मापन किया जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहा जाता है। वो शारीरिक परिवर्तन जो परिणाम के रूप में देखे जा सकते हैं। परिणाम जैसे 5 फुट हाइट है, 25 किलो वजन है, 33 इंच छाती है। तो कहने का मतलब वो परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन जो प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं, जिनको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, ऐसे परिणात्मक परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक नाम भी सुना होगा आपने, फ्रैंक। फ्रैंक ने क्या लिखा है? केवल अब देखिए, जो किसी भी मनोवैज्ञानिक के द्वारा कही हुई बात होती है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी टिक्का टिप्पणी या कोई आलोचनात्मक जो विषय होता है वो हम नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी मनोवैज्ञानिक की कही हुई बात को वैसा का वैसा हम वर्णन कर सकते हैं। तो फ्रैंक ने अभिवृद्धि के बारे में क्या लिखा है? शरीर के किसी विशेष पहलू में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन जो है फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि कहलाता है। अब देखिए, इन्होंने लिख दिया कि विशेष पहलू में, कोई भी बात अपने ऊपर नहीं रखी कि परिवर्तन होना, एक भूख प्यास भी एक प्रकार का परिवर्तन है। शरीर के जो सारे जो अंग हैं उनके परिवर्तन की जो सीमा है वो एक निश्चित है। निश्चित से अभिप्राय इसने लिखा है कि विशेष पहलू में जो परिवर्तन होता है। अब विशेष पहलू का मतलब क्या लगाया जाता है? जैसे एक छोटी सी बात है, जितने पाँव बढ़ते हैं उतनी नाक नहीं बढ़ती, जितना सिरा रबाड़ बढ़े तब बांपड़ा रगोन बढ़े। कहने का मतलब क्या इसने लिखा है? विशेष पहलू में शरीर के सभी अंगों की जो सीमा निर्धारित है उस सीमा के अंदर कोई भी अंग का बढ़ना या वृद्धि करना फ्रैंक के अनुसार क्या कहलाता है? अभिवृद्धि। शरीर के किसी विशेष पहलू में जो परिवर्तन होता है वो अभिवृद्धि कहलाती है। फ्रैंक ने ऐसा कहा, और जिसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, ऐसी चीज को अभिवृद्धि, किसके अनुसार? फ्रैंक के अनुसार। दूसरा ऊपर लिखा जैसा विकास। अब विकास के बारे में बात करेंगे। अब यहां पर मैंने बताया था कौन सा परिवर्तन?
परिणात्मक परिवर्तन। उसके बाद में विकास के लिए ये गुणात्मक परिवर्तन। अब गुणात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं? गुणात्मक परिवर्तन वे होते हैं जिनको जब तक आपको मैं मनोविज्ञान के अंदर मानसिक योग्यता वाला चैप्टर नहीं पढ़ाता तब तक के लिए देखिए कि गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटी यहाँ पर क्वांटिटी से लिया गया और ये क्वालिटी से, हमारी गुणवत्ता से लिया गया है। गुणात्मक परिवर्तन जैसे नैतिक गुणों का विकास है वो एक गुणात्मक परिवर्तन है। तो गुणात्मक परिवर्तन जिनको प्रत्यक्ष रूप से नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, ऐसे परिवर्तनों को मनोविज्ञान में विकास कहा जाता है। अब देखिए इस प्रकार मैं बोलता हूं हाथ का बढ़ना, जैसे परिणात्मक परिवर्तन का एक उदाहरण दिया मैंने, हाथ का बढ़ना। हमारे हाथ का बढ़ना अभिवृद्धि को प्रकट करता है। हाथ का जितना अभिवृद्धि होनी है इतना मेरा हाथ पूरा है, यानी ये किसका उदाहरण है? अभिवृद्धि का। अब देखिए यहां पर इसी गुणात्मक परिवर्तन में इसी उदाहरण को लेके आऊंगा। गुणात्मक परिवर्तन में क्या लिखेंगे? हाथ की कार्यक्षमता में वृद्धि होना। क्या कहलाता है? विकास। हाथ का बढ़ना अभिवृद्धि थी, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होना क्या है? विकास। हाथ का बढ़ना अभिवृद्धि, अपने हाथ से आप 200 किलो वजन उठा लेते हो, वेट लिफ्टर बन जाते हो, हाथ की वो योग्यता है, हाथ की वो कार्य क्षमता है। तो हाथ का बढ़ना केवल परिणात्मक परिवर्तन में डाला था, अब हाथ की कार्य क्षमता में वृद्धि होना कौन से परिवर्तन में डालेंगे? गुणात्मक परिवर्तन में। और इसी गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विकास। परिणात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि को प्रकट करते हैं, गुणात्मक परिवर्तन किसको प्रकट करते हैं? विकास को। तो परिणात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि, गुणात्मक परिवर्तन विकास। विकास के लिए मनोवैज्ञानिक श्रीमती हारलॉक, इन्होंने लिखा केवल परतों तक ही सीमित नहीं, परतों तक ही नहीं, बल्कि परिवर्तनों का प्रगतिशील कदम जो है वो विकास कहलाता है। किसके अनुसार? हारलॉक के अनुसार। परतों का मतलब हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, एक परत लिया गया और वो हाथ का बढ़ना विकास को प्रकट नहीं करेगा, बल्कि हाथ की कार्य क्षमता, उसकी शक्ति में, सक्षमता में वृद्धि होना किसको प्रकट करेगा? विकास को। किसके अनुसार? श्रीमती हारलॉक के अनुसार। तो अभिवृद्धि और विकास के अर्थ और उनके प्रसिद्ध जिन्होंने दो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अपनी अपनी अभिवृद्धि और विकास के बारे में जो परिभाषा दी है वो आपके सामने। अगले टॉपिक से पहले दोबारा अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि का मतलब परिणात्मक परिवर्तन होते हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, देखा जा सकता, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। और गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाते हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो गुणात्मक जो हमारी जो ऐसी क्वालिटी जो हमारे गुणों को प्रकट करती है, अच्छे बुरा या कार्य करने की क्षमता, किसी भी प्रकार का अंग जो है वो अच्छा प्रदर्शन करता है, तो वो किसको प्रकट करेगा? विकास को, यानी गुणात्मक परिवर्तन को। तो अभिवृद्धि और विकास दो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी और हमारे शाब्दिक अर्थों में, यानी शाब्दिक शब्दावली के अंदर जो अर्थ बताए, परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। आगे देखिए, अब किसी भी प्रकार से कोई भी दो चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे परिभाषा के बाद में जो अगली चीज़ होती है, दोनों चीज़ों के बीच में हमें अंतर स्पष्ट करना होता है। अंतर का मतलब अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, या वो कौन कौन से तथ्य हैं जो अभिवृद्धि और विकास को एक दूसरे से अलग करते हैं, वो कहलाएंगे अभिवृद्धि और विकास के बीच में अंतर। अंतर में देखिए, एक मैं आपको सीक्वेंस से कराऊंगा। सबसे पहला अर्थ। अब अर्थ में हम क्या लिखेंगे? यहां पर मैं लिख देता हूं अभिवृद्धि और यहां पर लिख देता हूं विकास। तो मैंने पहला जो सीक्वेंस या अंतर का जो आधार बनाया है उसको अर्थ बनाया है।
तो अभिवृद्धि का अर्थ जो है वो परिणात्मक परिवर्तन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, ये कहलाते हैं आपके परिणात्मक परिवर्तन। विकास का कौन से परिवर्तन? गुणात्मक परिवर्तन। तो जो परिणात्मक परिवर्तन है वो अभिवृद्धि को प्रकट करते हैं और जो गुणात्मक परिवर्तन है वो विकास को प्रकट करते हैं। आगे देखिए नंबर 2, निरंतरता। अंतर का आधार हमने तय किया निरंतरता। अभिवृद्धि जो है वो निरंतर नहीं है, और जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। निरंतर का मतलब पूरे जीवन पर्यंत हम विकास करते रहते हैं, कोई ना कोई गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो अभिवृद्धि है वो एक निश्चित स्थान पर आकर के रुक जाती है। जिस गति से शैशवावस्था से लेकर के अब तक हमारे हाथ बढ़ रहे थे, पांव बढ़ रहे थे, अगर वो पूरे जीवन बढ़ते रहे तो बिना रिजाई में होगा ना माचे पर होगा। कहने का मतलब क्या है? अभिवृद्धि एक निश्चित स्थान पर आकर के रुक जाती है, तो बढ़ते रहे। अगर कोई ऐसी सीमा ही नहीं रहेगी, मतलब जिस प्रकार गाड़ी के लिए गैरेज बनाते हैं इसी प्रकार हमारे लिए भी कोई विशेष प्रकार के जो अंदर डालने के लिए, अंदर खड़े करने के लिए बड़े बड़े, जिस प्रकार जहाज को खड़े करने के लिए बंकर बनाए जाते हैं उसी प्रकार। तो कहने का मतलब क्या है कि निरंतर का यानी अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित स्थान पर आकर के रुक जाती है, और जो विकास है वो पूरे जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरा आधार मैंने बताया निरंतरता। तीसरा देखिए मापन। मैंने आपको अभी बताया कि जब तक हम मानसिक योग्यता यानी बुद्धि वाला चैप्टर नहीं करते हैं तो अभिवृद्धि का मापन संभव है और विकास का मापन संभव है नहीं है। यानी दोनों को हम अभिवृद्धि को निश्चित मात्रा में, निश्चित संख्या में, निश्चित आंकड़ों के अनुसार माप सकते हैं, लेकिन विकास का कोई मापक नहीं है। लास्ट का इसका मैं अंतर का आधार बताता हूं आपको। संबंध। जैसा कि मैंने जब चैप्टर शुरू किया था तभी बताया था, संबंध का मतलब दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। संबंध का मतलब जैसे लिख देता हूं, अभिवृद्धि के बिना विकास और विकास के बिना अभिवृद्धि संभव है। संभव का मतलब आपने देखा होगा, कोई भी मेरे दोस्त हैं वो पढ़ा भी रहे होंगे स्कूलों के अंदर, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कई 5वीं क्लास का जो आयु का बच्चा है वो प्री नर्सरी में बैठा है। कहने का मतलब शारीरिक जो अभिवृद्धि है उसकी वो पूरी है, लेकिन उसका विकास अभी पूरा नहीं है। तो उसके विकास के अंदर अभिवृद्धि ने कहीं भी रोड़ा अटकाया। दूसरा, जिस प्रकार चाणक्य कौटिल्य का हम उदाहरण लेते हैं, वो उसका भी विकास पूरा, अभिवृद्धि पूरी नहीं है, फिर भी वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत निपुण है। तो वहां उसके विकास में क्या उसकी अभिवृद्धि ने पांव उड़ाया? तो कहने का मतलब क्या है कि बिना अभिवृद्धि के विकास संभव है, बिना विकास के अभिवृद्धि संभव है। लेकिन एक शब्द आता है दोस्तों, समायोजन। अब देखिए मेरी क्लास के अंदर, जिस प्रकार हम किसी भी क्लास के अंदर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस क्लास के अंदर साधारण बच्चों के साथ एक अपंग बच्चा है। मानसिक दृष्टि से वो सक्षम है, अच्छा है, निपुण है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से वो अपंग है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी? विकास वो कर सकता है, मानसिकता उसकी तेज हो सकती है, लेकिन वो हमारे साथ समायोजन नहीं कर पाएगा। समायोजन के अंदर दिक्कत आ सकती है किसकी? अभिवृद्धि और विकास की। लेकिन समायोजन की बात अगर नहीं करता हूं तो अभिवृद्धि के बिना विकास संभव है और विकास के बिना अभिवृद्धि संभव है। देखिए जैसे मैंने आपको अंतर कराया, अंतर के आधार रखे मैंने अर्थ, निरंतरता, मापन और संबंध। अर्थ के अंदर एक परिणात्मक परिवर्तन है और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन है। मापन के अंदर मैंने क्या बताया? अभिवृद्धि का मापन संभव है, विकास का मापन संभव नहीं है। निरंतरता, अभिवृद्धि एक निश्चित स्थान पर आकर के रुक जाती है, निरंतर नहीं है, और यह विकास निरंतर चलता रहता है। हेलो, नेक्स्ट है इसके अंदर है अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। यानी जो हमारी अभिवृद्धि और विकास जो है वो कौन कौन से सिद्धांतों पर निर्भर करती है, या कौन कौन से सिद्धांतों के द्वारा अभिवृद्धि और विकास का क्रम पूरा होता है। तो सबसे पहले सिद्धांत, जैसा कि मैंने अंतर में भी बताया था आपको, सबसे पहला निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है?
निरंतरता मतलब निरंतर चलते रहना। जैसे इसके लिए कई शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे आपका सतत भी होता है, कभी सुना भी होगा। तो निरंतरता का मतलब क्या हुआ? जो अभिवृद्धि और विकास है उसके अंदर निरंतरता का सिद्धांत जो है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। निरंतरता से अभिप्राय अभिवृद्धि जो है वो निरंतर नहीं चलती और विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। उदाहरण के लिए देखिए, कोई भी मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे अभिवृद्धि है, मैंने पहले भी बताया था, जैसे हमारे हाथ पांव बढ़ते हैं वो निरंतर नहीं बढ़ते, एक निश्चित अवधि पर आकर के वो उनका बढ़ना रुक जाता है। अगर रुकता नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभिवृद्धि जो है वो निश्चित स्थान पर आकर निश्चित समय पर आकर के रुक जाती है, लेकिन विकास है वो निरंतर चलता रहता है। अब निरंतरता से अभिप्राय क्या है कि जिस प्रकार हम गाँव का जिस क्षेत्र से हम संबंध रखते हैं उसी से एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई भी वृद्ध औरत लगा लीजिए, अपने क्षेत्र की औरत लगा लीजिए कि जिस प्रकार हमारे यहाँ पर पर्दा प्रथा चलती है, कोई भी नई नवेली दुल्हन आती है वो पर्दे में आती है और एक हमारे घर की जो बुजुर्ग महिला है वो पर्दा उठा देती है। मतलब उसके अंदर एक इस प्रकार की क्वालिटी, एक गुणवत्ता आ जाती है कि तेरे से ऊपर कोई नहीं है। समाज के अंदर जो एक तू सबसे प्रमुख यानी बुजुर्ग अंग मानती है अपने आप को, यानी वो भी एक प्रकार का गुण है जो उम्र के अनुसार एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है। कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे जिस प्रकार आपने एक नस्वार सुंगणार उदाहरण सब उमड़ो, कभी आपने देखा होगा कोई मतलब कोई भी दुल्हन आई है, गाड़ी से उतरते ही डब्बी गड़काई नस्वार सूंघ लिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो औरत आगे जाकर के 80-90 साल की हो जाती है, गाँव घर के बीच में उसका एक खटोला होता है, उस पर बैठी यहाँ डब्बी झड़का कर सूंघ बोकर रहते, 20 बैठे रहो 70 बैठे रहो। वो भी एक उसके अंदर गुण आया है। गुण से अभिप्राय क्या है कि पूरे जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित स्थान पर आकर के रुक जाती है। इसी सिद्धांत का नाम दिया निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा देखिए, अभिवृद्धि एवं विकास की गति का सिद्धांत। अब गति से क्या अभिप्राय है? गति का मतलब स्पीड से लिया जाता है। इस प्रकार मैंने आपको अवस्थाएं बताई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो अभिवृद्धि और विकास की जो गति होती है विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। स्पीड जो है अभिवृद्धि और विकास करने की वो अलग अलग होती है। शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की गति जो वो तीव्र होती है। तीव्र का मतलब तेज। जैसे कोई भी शिशु है, 2-4 महीने का है, 5 महीने का शिशु जो है वो मतलब अपने ननियाल चला जाता है, तो वो 5-7 दिन के बाद में यानी 10 दिन के बाद में वो हमारे सामने फिर से आता है, तो हमें उसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन दिखाई देते हैं। विड्डू हो गया है, इश्यू हो गया है। कहने का मतलब क्या है कि वहां पर जो गति जो है ना वो तेज है। बाल्यावस्था में आकर के गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है और किशोरावस्था में आकर के जो स्पीड है वो स्थिरता को प्राप्त कर लेती है। तो जो विकास या अभिवृद्धि की जो गति यानी जो स्पीड है वो विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की होती है। गति जो है वो सभी अवस्थाओं में बराबर नहीं होती। इसी सिद्धांत को किसका सिद्धांत बोला जाता है? विकास एवं अभिवृद्धि की गति का सिद्धांत। नंबर 3, दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास की दिशा। दिशा का मतलब हमारा जो विकास या अभिवृद्धि है वो किस दिशा में हो रहा है। दिशा से अभिप्राय जिस प्रकार हम बात करेंगे किसी भी भ्रूण के निर्माण की, तो सबसे पहले जो है ना भ्रूण का सिर का निर्माण होता है और अंत में पैरों का निर्माण होता है, यानी सिर से पांव की ओर। अगर हम हड्डियों की बात करें तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है और बाद में अन्य हड्डियों का निर्माण होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें नाड़ियां जो होती हैं, सुषुम्ना नाड़ी का नाम सुना होगा। सुषुम्ना नाड़ी का जो है विकास सबसे पहले अभिवृद्धि और विकास होता है और बाकी नाड़ियों का उसके बाद में होता है। तो सिर से पांव, रीढ़ की हड्डी से अन्य हड्डियां, सुषुम्ना नाड़ी से अन्य नाड़ियां, ये विकास की दिशा कहलाती है। अभी कहीं भी विश्व के किसी भी क्षेत्र में जब भ्रूण का विकास होता है तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर सबसे पहले पांव का निर्माण होता हो या सबसे पहले छोटी छोटी अन्य हड्डियों का निर्माण होता हो या अन्य नाड़ियों का निर्माण होता हो। तो दिशा रहेगी वो सिर से पांव, रीढ़ की हड्डी से सामान्य हड्डियां और सुषुम्ना नाड़ी से अन्य नाड़ियों का। ये कहलाता है विकास की दिशा का सिद्धांत। नंबर 4, एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण किसको बोलते हैं? एकीकरण से अभिप्राय क्या है?
एकीकरण का अर्थ यहाँ पर शक्तियों के एकीकरण से लगाया जाता है। अब शक्तियों का एकीकरण क्या है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, उदाहरण से बताता हूँ कि देखिए एक शिशु था, बेड के ऊपर बैठा है, अपनी माँ को बुला रहा है वो, तो माँ को बुलाने के लिए वो सारे शरीर का प्रयोग करता है, सारा हिलता डुलता है, ऐसे 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 करता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अभिवृद्धि और विकास करता है, वो सारे शरीर को हिलाने की बजाय आगे चल करके दोनों हाथों से ऐसे अपनी मम्मी को बुलाता है। थोड़ा सा और वो बड़ा होता है, दोनों हाथों की बजाय वो एक हाथ का प्रयोग करता है। उससे थोड़ा आगे चलता है, वो ऐसे करता है और अंत के अंदर इशारे करता है, आंखों से बुलाता है। तो उस पूरी सारी शक्ति को उसने आंखों पर ले आया, यानी पूरे शरीर का प्रयोग करने से सारी शक्तियों का एकीकरण अब वो इशारे से बुला रहा है, यानी शक्तियों का क्या हुआ, एकीकरण। दूसरा उदाहरण, आपने बचपन में पेन ऐसे पकड़ा होगा, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे आपने पेन जरूर पकड़ा होगा। अब पूरे पेन को पकड़ने के लिए या कलम को पकड़ने के लिए मैं सारे हाथ की उंगलियों का यानी सारे हाथ का प्रयोग कर रहा हूं और धीरे धीरे आज देखिए इन 3 पॉइंट के ऊपर मैं पेन को चला रहा हूं। मैंने पूरी शक्तियों का एकीकरण किया, इन 3 पॉइंटों के ऊपर ले आया। एक शिशु ने प्रारंभिक अवस्था के अंदर जैसे गिलास को पकड़ता है तो इस प्रकार पकड़ा होगा, पूरा आधा हाथ गिलास के अंदर होता है और आधा हाथ बाहर होता है, और धीरे धीरे आज देखिए हम गिलास को किस प्रकार पकड़ते हैं। तो ये कहलाता है शक्तियों का एकीकरण। यानी प्रारंभिक अवस्था में किसी भी कार्य को करने के लिए ज़्यादा शक्तियों की आवश्यकता होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम वृद्धि और विकास करते जाते हैं उन शक्तियों का क्या करते जाते हैं, एकीकरण। इसी सिद्धांत को एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखिए, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, व्यक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं? व्यक्तिक भिन्नताओं से अभिप्राय एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी न रूप में दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, और अभिवृद्धि और विकास जो है वो भी व्यक्तिगत भिन्नताओं के ऊपर निर्भर करता है। जैसे प्रजातीय भेद में आपको एक करेंगे हम, तो प्रजातीय भेद के अंदर क्या होता है कि ठंडे प्रदेशों के जो लोग होते हैं वो गोरे होते हैं और जो गर्म प्रदेशों के लोग हैं वो काले होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर निर्भर करती हैं। तो अभिवृद्धि और विकास भी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं भी अभिवृद्धि और विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत को बोलेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। आगे देखिए, एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता से अभिप्राय क्या है, यानी विश्व के किसी भी भाग में बच्चे जन्म लेते हैं, शिशु जन्म लेते हैं, तो एक रूपता का मतलब विकास अभिवृद्धि का जो क्रम है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जिस प्रकार जो भी गति, कर्म, सभी प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं वो विश्व के सभी भागों में जो बच्चे जन्म लेते हैं सभी में एक जैसी पाई जाती है। आगे देखिए, वातावरण, 7वां पॉइंट दे रहा हूं, वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी अभिवृद्धि और विकास में जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है वो वातावरण और वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के अंदर वो गुण आते हैं जो पीढ़ी दर हमारे अंदर स्थानांतरित होते रहते हैं, और वातावरण का मतलब उन गुणों का प्रयोग करके हम वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। तो अभिवृद्धि और जो विकास है वो इसी वातावरण और वंशानुक्रम की अंतः जो क्रिया होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। वातावरण के साथ हम समायोजन करते हैं, उसके लिए हम वंशानुक्रमिक गुणों का या निर्वांशिक गुणों का प्रयोग करते हैं और वातावरण के साथ समायोजन करते जाते हैं। तो यानी अभिवृद्धि और विकास के अंदर वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है। बैकअप देता हूं दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत, अभिवृद्धि एक निश्चित स्थान पर आकर के रुक जाती है और विकास पूरे जीवन पर्यंत चलता रहता है। गति जो है, स्पीड, गति अभिवृद्धि और विकास की जो गति है विभिन्न अवस्थाओं के अंदर अलग अलग होती है। शैशवावस्था के अंदर विकास और अभिवृद्धि की जो गति है वो तीव्र होती है, यानी तेज गति से विकास करता है, और बाल्यावस्था में आकर के धीमी हो जाती है और किशोरावस्था में आकर के स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। दिशा का सिद्धांत, किस दिशा में जा रहा है, सिर से पांव, सुषुम्ना नाड़ी से अन्य नाड़ियां, रीढ़ की हड्डी से अन्य हड्डियां।
एकीकरण का मतलब शक्तियों का, पहले हम सारी शक्तियों का प्रयोग करते थे, अब धीरे धीरे सारी शक्तियों को अपने निश्चित बिंदु पर हम केंद्रित कर लेते हैं। आगे देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का, कोई भी व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति से किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और इसी भिन्नताओं के ऊपर हमारा जो अभिवृद्धि और विकास निर्भर करता है। उसके बाद में देखिए, एक रूपता, विश्व के किसी भी भाग में जन्म लेते हैं, अभिवृद्धि और विकास का जो क्रम हर जगह एक जैसा क्रम होता है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी इसी क्रम के अनुसार विश्व के किसी भी भाग में प्रत्येक बच्चे का, शिशु का, बालक का, किशोर का जो क्रम है वो एक जैसा होता है। वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी कोई भी जो अपना अभिवृद्धि और विकास का जो आधार होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम होता है, दोनों अंतःक्रिया करते हैं, जिसके कारण हम समायोजन करते हैं जो हमारी अभिवृद्धि और विकास का आधार बनती है। ओके मित्रों, ये था मेरा अभिवृद्धि और विकास का पार्ट 1। अच्छा लगा कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को पहुंचाएं, ताकि थोड़ा बहुत यहाँ मेरे माध्यम से जो आप तक ज्ञान पहुंच रहा है वो आपके मित्रों और दोस्तों, साथियों तक भी पहुंचे। धन्यवाद। एक अच्छे रिस्पॉन्स की मैं कामना करता हूँ।